तो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो पीवाई क्यूज में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा काफ़ी। और ये इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है। और इसमें आपको ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी। जो हमने इसके पहले पढ़ा था, कौन सा पार्ट पढ़ा था, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला पार्ट पढ़ा था। वहाँ पे अगर आपने समझ लिया है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे ये कौन सा क्वेश्चन है, और ज़्यादा कोई लोचा नहीं है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में और बाई पार्ट्स के बारे में। क्या होता है ये, क्या क्या आपको चीज़ें समझनी है। नाउ सबसे पहले कि अभी हम लोग ये जो पढ़ने वाले हैं ये क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन और व्हाट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जो नाम लिखा है ना, बहुत फैंसी सा नाम लिखा है, बहुत ज़्यादा डरो मत, है बहुत आसान सा चीज़। कैसे आसान सा चीज़ है, देखो। जब अपने सामने कभी भी दो फंक्शन दिए हो, सपोज करो एफ एक्स और जी एक्स, और बेटा ये दोनों ना रैशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। यहाँ पर बच्चों दो ही केस पॉसिबल हो सकता है। क्या पॉसिबल हो सकता है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है ना न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का जरूर कुछ होगा। तो अगर आप बोलो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को शॉर्ट में मैं एन यू एम लिख रहा हूं, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऐसा केस आ जाए तो ये है बच्चों वाला केस। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है हमारे सामने कि जो न्यूमरेटर है भाई, मतलब एफ एक्स, ऊपर वाला एफ एक्स, उसका जो डिग्री है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, अगर ऊपर वाले का पावर ज्यादा है नीचे वाले से, तो तुम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, इसको कुछ नहीं करते थे सर, इसको हम लोग डिवाइड करके सॉल्व कर देते थे। ये हमने देखा है बेसिक्स वाले क्लास में, जो हमने बेसिक्स का लेक्चर किया था। तो बेसिक्स वाले क्लास में आपने इसको देखा होगा कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा पावर में डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं आपके सामने यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई, या एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसे करके अगर आपको मैं फंक्शन दूं, ठीक है, मैं आपको इस तरीके का कोई फंक्शन दे दूं, बोले को आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर कितना है 3, नीचे वाले का हाईएस्ट पावर कितना है 2। तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, कुछ नहीं करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, इसको सिंपली डिवाइड कर देते थे। ये हमने बेसिक्स वाले क्लास में खत्म कर रखा है, तो इसमें ज्यादा कोई लोचा नहीं है, ये है बहुत आसान सा। अब देख, ये जो तुमने केस पढ़ा था ना, इसका एक बहुत फैंसी सा नाम है, इसका एक फैंसी सा नाम है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इसका एक फैंसी सा नाम है, नाम से क्या डरना, ठीक है, नाम में कुछ नहीं है भाई। ये केस आपने बेसिक्स वाले क्लास में पढ़ा था, डिवाइड करके बचपन से पढ़ रहे हैं, ये सब कोई बहुत तोप चीज ये है ही नहीं। बट इसका नाम थोड़ा बहुत फैंसी सा है, इम्प्रॉपर। तो सर अगर कोई इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर भी होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होगा बच्चों। दूसरा वाला जो कैटेगरी है वो है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब सर रैशनल फंक्शन मतलब क्या होता है भैया, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कुछ चीज दिया होगा, और यहाँ पे जी एक्स का जो वैल्यू है, मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कतई जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसी को रैशनल नंबर बोल देते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू का फॉर्मेट, न्यूमिनेटर में कुछ, डिनोमिनेटर में कुछ, और डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा। बस यही होता है आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है बेटा, इसमें पता क्या होगा, जो यहां हुआ है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा वहां पे। तो यहां पे क्या था सर, यहां पर न्यूमरेटर का पावर बड़ा होता था डिनोमिनेटर से, तो सर वहां पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा भाई। तो इसको मैं अगर कॉपी कर लूं पूरा, लो इसको ही अपन कॉपी कर लेते हैं, इसका हमें बस रिवर्स लिखना है। चलो, तो इसको ही कॉपी करके निकालो, और इसी चीज को यहां लिखो, बट यहां पे चीजों को पलट दो। ये जो साइन है ना, इसको चेंज कर देते हैं, और इसको लिख देते हैं, इस बार हमारा जो डिनोमिनेटर का पावर है, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होगा किससे, न्यूमरेटर से, मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर होगा और न्यूमरेटर में कम होगा। इस केस में सर हम क्या करते हैं, इस केस में आप कुछ नहीं करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है, जो मेथड यूज होता है इंटीग्रेशन का,
उस मेथड को बोलते हैं बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन, और कुछ नहीं है। ये है बहुत आसान सा। अब सर ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है, इसका कुछ फॉर्मेट है क्या? हाँ जी बिल्कुल फॉर्मेट है। और इसको ना तुम क्वेश्चन में जब भी देखोगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बस यही चेक करना, केस ये वाला है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो डिवाइड करना, और अगर ये वाला केस है इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, वो तरीका का नाम क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बस इसी को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन मत करना, पीडीएफ में शेयर कर लूंगा, आप इसको जल्दी से आइए यहाँ पे देखिए। इसके जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो पहला फॉर्मेट क्या कहता है? पहला फॉर्मेट कहता है, इस टाइप के फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब नीचे वाले को अगर तुम पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों को, तो नीचे में जो पावर आएगा ना, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, ऊपर में है पी एक्स प्लस क्यू। बता मेरे को नीचे वाले का हाईएस्ट पावर कितना है? तो नीचे का पावर है यहाँ का है 2, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ का है 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर का पावर है 2, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? 2 डिग्री हो गया 2, ऊपर का हाईएस्ट पावर है 1। किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर का बड़ा है। तो सर इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपको बोलना होगा दिस इज इक्वल्स टू दिस। अपने को बस बेटा ये करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे चीजें दी हुई है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, सॉरी, x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसके आप फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स आपको दिया है यहाँ पर, एक फैक्टर दो फैक्टर, उतना तुम एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, जिसको आप a बोलो, दूसरे वाले को b बोलो, या तुम्हारी मर्जी, तुम m बोलो n बोलो जो बोलो। लेकिन अपने एग्जाम में स्टैंडर्ड मेथड जो फॉलो होता है वहां पे भाई a और b और c यही लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप ABC लिखिए। आप चाहे तो LMNOP भी लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखिएगा, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर के हिसाब से AB के हिसाब से लिखेंगे सर। और इसका कुछ वैरायटी है। हाँ जी, सेकंड केस में आते हैं, इसको हटाओ। आओ देखो सेकंड केस क्या बोलता है। इस बार तीन फैक्टर्स बन रहे हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। यहाँ पर एक दो तीन, तीन फैक्टर बनेंगे। तेरे को न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ बच्चों, इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। यहाँ भी क्या दिया हुआ, अपने को ज्यादा दिमाग उधर नहीं लगाने का, अपने को कहाँ लगाने का है? डिनोमिनेटर को देखने का, फैक्टर कितने हैं वो देखने का है। तो यहाँ पर हमारे पास सर तीन फैक्टर हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस ए अलग b के साथ और c के साथ। ठीक, इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में बस कनेक्ट करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो मेथड है सॉल्व होने वाला है, एकदम कॉपी पेस्ट मेथड है भाई, जैसा एक क्वेश्चन वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा छेड़छाड़ होता नहीं है। और ये मेथड बहुत आसान है बच्चों, एग्जाम में आया भी है, PYQs में आया भी है। पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही दो क्वेश्चन आया अभी तक, जो भी आया है इजी आया है। तो ध्यान से देखो, आगे आओ, देखो थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे बोल रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। जब तुम इसको बनाओगे तो देखो, ये वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना है। आप बोलेंगे सर यहां तो एक ही फैक्टर है और उसका स्क्वायर है। अगर आपने ऐसा बोला कि सर एक ही फैक्टर है x माइनस है उसका स्क्वायर है, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, नहीं। अगर स्क्वायर का केस आ जाए या क्यूब का केस आ जाए, तो आपको क्या करना है, पहला फैक्टर बनाना होगा बिना स्क्वायर का, फिर लिखोगे प्लस b डिवाइडेड बाई, इस बार आप तुम स्क्वायर को डालोगे। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में स्क्वायर दिखे, तो पहले बिना स्क्वायर का पावर 1 के साथ एक बनाओगे, ठीक है। दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन क्रिएट करोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखो, अपने को इसमें गलती नहीं करना, आपको इस पैटर्न को पहचानना है दोस्तों। इस पैटर्न को बस आप समझ लीजिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता, फ्लैट क्वेश्चन आया है अभी तक, जो आया है बहुत आसान आया है, आपके टाइम पे भी उम्मीद करें आसानी आएगा। चल, तो ये एक पैटर्न है स्क्वायर के केस में, डायरेक्ट तुम एक मत बनाना, दो बनाना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से देखो, थर्ड वाले केस में यहां पे बोल रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बगल में दूसरा फैक्टर है x माइनस बी। तो यहां पर सर कितने फैक्टर है बेटा, आप बोलोगे देखकर दो, लेकिन दो नहीं है भाई, ये दो नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर आ गया है, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर का ही दो बन जाएगा। तो अगर हम लोग उसको बनाने जाएं, तो पहले आप लिखेंगे x माइनस ए, इसका पावर बिना स्क्वायर का, फिर लिखोगे प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर खत्म, और एक और फैक्टर है x माइनस बी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे x माइनस बी। इस तरीके से आप बनाएंगे। स्क्वायरिंग वाले पार्ट में गलती मत कीजिएगा, फॉर्मेट को पहचान जाइएगा, एक बार में आंसर निकलता है। दोस्तों एक बात समझ लो, बहुत हार्ड क्वेश्चन आपका अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं आया है, बेसिक सा क्वेश्चन आया है, बेसिक्स फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है इसको बस आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट फॉर्मेट पे आते हैं, ये है थोड़ा सा अलग।
ये बाकी सब तो सब बराबर है। जो लास्ट फॉर्मेट है ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखो। लास्ट फॉर्मेट क्या कह रहा है, यहां पर देख बेटा x माइनस ए एक फैक्टर है, ध्यान से देखना। यहां पे x माइनस ए एक फैक्टर है, तो सर हम लोग एक फैक्टर ए तो बनाएंगे पक्का, लेकिन खास बात क्या है इसमें, दूसरे बगल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर सर ये तो सर इसको ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर, क्या इसका फैक्टर बन सकता है? ध्यान देना, ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट वे में ध्यान देना। जब आप इसको बनाने जाओगे इसका फैक्टर नहीं बन सकता, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। जब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता बच्चों, तो आपको क्वेश्चन में ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही दिखेगा। अगर कभी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम उसका कोई फैक्टर नहीं बना सकते हो। जब ऐसा केस आ जाए तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसको ध्यान दीजिए। एक्स माइनस ए को तो नॉर्मल एक्स माइनस ए दिखाओगे, लेकिन उसके बगल में जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डालेंगे डिनोमिनेटर में, पहली बार देखो आपको ऐसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पे है। जब आप यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बेटा ऊपर में सिर्फ बी लिखोगे। अगर ऊपर में सिर्फ बी लिखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा फॉर्मेट के हिसाब से। तो अपने को क्या लिखना है, अगर नीचे में एक्स स्क्वायर है तो बी के साथ में तुम एक्स डालोगे प्लस सी लिखोगे। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक ये वाला सिनेरियो, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, तो कभी भी आ सकता है, ऐसा गारंटी थोड़ी, अभी तक नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, ये बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। यही आपके सामने ये 5 फॉर्मेट्स हैं जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। इसके अलावा ये वाले टॉपिक में बहुत कुछ डिलीटेड है, आगे मैं बताऊंगा इसके बाद वाले क्वेश्चंस में, जो आपको नहीं पढ़ना है, बट यहां तक आपको ये फॉर्मेट पढ़ना है और ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। बोलो सारे लोग बताओ यहां तक ओके है, यस और नो? चलो ठीक है, आओ। तो बेटा अगर ये ओके है तो एक चीज और मैं दिखा दूं आपको। एक चीज ये है कि हमारे पास ना पार्शियल फ्रैक्शन से निकला हुआ ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर तुम भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर तुमने ये दोनों फॉर्मूला भूल गया कोई बात नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से ही निकला है, तुम इसको बना सकते हो फॉर्मूला अगर भूल गए। लेकिन शॉर्टकट है भाई फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्या है ये फॉर्मूला? आपको बोल रहा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर। अब देख बेटा ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, इसको लिख सकते हैं x प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। क्या ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया? क्या यहाँ पर ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया? ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा? बिल्कुल। तो तुम चाहो तो उसको पूरा डिटेल में ऐसे करके सॉल्व करोगे, a बाई एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए, ऐसे करके सॉल्व करो। लेकिन हमारे पास इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मौजूद है दोस्तों। 1/2 है यहाँ भी होगा, 1/2 है यहाँ भी होगा, लॉग यहाँ भी होगा, लॉग यहाँ भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, सब जगह होगा। क्या डिफरेंस है, बस उस डिफरेंस को पहचान लो। अपने पास पहला वाला जो केस है, पहला वाला जो केस है, यहां पर x बेटा आगे में है, यहां पर x आगे में है, कांस्टेंट बाद में। तो तुमको ध्यान रखना है x आगे है, यहां भी x आगे है, कांस्टेंट बाद में है, इस साइन को याद रखना। ठीक है, सबसे पहला चीज ये याद रखना। दूसरा, यहां पर बेटा साइन क्या चीज का लगा हुआ है? माइनस का। तो ऊपर में तुम पहले माइनस डालोगे, नीचे में उसका ऑल्टरनेट, तो माइनस का ऑल्टरनेट क्या होता है? प्लस होता है। तो जो यहाँ पे माइनस है वही वहां पे माइनस, उसके नीचे उसका ऑल्टरनेट प्लस। एक्स आगे, एक्स आगे, ए बाद में, ए बाद में, बस ये फॉर्मूला पहला वाला। इसका ठीक उल्टा है बेटा दूसरा वाला, इस बार ए आगे है, एक्स बाद में है। तो आप भी ए को आगे रखोगे, आप भी यहाँ पे ए को आगे रखोगे, एक्स को बाद में रखोगे, और साइन क्या करना है? इसके उल्टा कर देना। यहां पर बेटा माइनस है तो माइनस यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, साइन को पलट देना है। आप इस फॉर्मूला को याद कर लो अच्छे से पैटर्न के हिसाब से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखा तो तुम पहले तो नाच लेना थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से डायरेक्टली बस फॉर्मूला लिखकर इसका आंसर लिख सकते हो दोस्तों। इसमें कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख डालो, इस फॉर्मूला को भी लिख डालो, आपका क्वेश्चन में आपको आंसर में फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 7.7 के ना कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ स्पेशल फॉर्मूला का क्वेश्चन है बच्चों, वो ना सिलेबस में नहीं है। रुको, क्या वो लिया हुआ है?
हाँ जी, पहले मैं आपको दिखा दूं। देखो बेटा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज अभी भी रहते हैं, सर इसका क्या करना है। बेटा इसको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में ये चारों फॉर्मूला नहीं है। ये आपका एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन है। दिस इज एम एल अग्रवाल के हिसाब से अगर देखे तो दिस इज एक्सरसाइज 7.7। ये आपको नहीं पढ़ना, बिंदास इसको डिलीट करो, इसको आप छुओ भी मत, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक, तो सर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक ओवर हो जाता है। अब टॉपिक तो ओवर हो गया, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलो, यहां पर हमारे पास ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। देख, अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आसान है। क्यों आसान है पता है? क्योंकि यहां पर ऊपर वाले का जो पावर है वो है 2, नीचे वाले का भी वो भी क्या है 2। तो सर क्या हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे पावर्स ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहा है, तुम चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि हम लोग इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे? बताओ कहाँ गया। एक चीज देखना ध्यान से, ये दोनों का पावर बच्चों अभी सिमिलर है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, दोनों का पावर जो है ना, दोनों का हाईएस्ट पावर सेम है बच्चों, तो हमें पहले इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो जो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे हम लोग और इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो आ जाओ इसको एक बार हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। आप भी करोगे साथ साथ। 2x² + 1 डिवाइडेड बाई 2x² + 1 डिवाइडेड बाई x² -3x + 2। ठीक है, तो यहां पर इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x² - 6x प्लस 2 × 2 4। यहां पर आप इसको करोगे डिवाइड। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहां पर ऊपर वाले का भी पावर 2 है, नीचे वाले का भी पावर 2 है, तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये और ये गायब हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे? -6x। अच्छा, ये तो प्लस में कन्वर्ट होगा साइन, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा 6x - 3। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा वैल्यू? 6x - 3। चलो, अब ये 6x - 3 बचा है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज, यहाँ पर ये कोशेंट आया है 2, तो आप लिखोगे 2 + 6x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 3x + 2। ये आया हमारे पास वैल्यू। यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास यहां पर ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है बच्चों, तो जब ये दोनों पावर बराबर है ना, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ना ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये दोनों में से भी कुछ नहीं है भाई। अपने को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये इसका आंसर निकाल के देगा अपने को, जो सही आंसर है। बट चलो, तरीका सही करना है, आ जाओ। तो अब जो यहां पे बचा है, इसको आपको करना है इंटीग्रेट। तो यहां पर आप इसको लिखेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x - 3 यहां पे आ गया x² -3x + 2। इसको बच्चों आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 2x प्लस, इसका अभी अपने को पता नहीं, तो आप इसको I1 बना के छोड़ दोगे। क्यों सर ये 2x क्यों आएगा? अपने को पता है ना 2 इज अ कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद ये कैसा दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे अंदर में नंबर आ गया 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x, तो वही 2x हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप भी इसको 2x लगा के, इसका जो इंटीग्रेशन है ये पॉसिबल नहीं है इसको तुरंत निकालना, क्योंकि अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है। ये वाला जो वर्जन है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है। इसको सॉल्व करना है अब हमें, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो यहां पर हम इसको लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन हमने इसको इस फॉर्मेट में लाके छोड़ दिया है। अब हमें चाहिए I1 का वैल्यू, तो नाउ वी विल कैलकुलेट I1। नाउ हमारा पूरा फोकस होगा इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने में। 6x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 3x + 2। x² - 3x + 2 का जब फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा इस तरीके से। तो ये कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में। अब जो आंसर आएगा बच्चों वैसे ही आएगा, टेंशन मत लो, आंसर वही सेम आएगा। आइए जी, तो अब इस पे आते हैं। चलो, 6x - 3 डिवाइडेड बाई x - 2 x - 1 a बाई x - 2 प्लस b बाई x - 1। अब हम लोग इसको
एकदम सेम तरीके से x-2 x-1 a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-2। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं और एलसीएम के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो आपने इसको अच्छे से एलसीएम ले लिया। क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा दोस्तों? बिल्कुल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट बच्चों हो जाएगा गायब। अब बहुत इंपॉर्टेंट वे में ध्यान दीजिएगा, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा बच्चों यहाँ पे? 6x-3 इज इक्वल्स टू a इंटू दिस, b इंटू दिस। अब यहां पर अगर आपको a और b का वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल है, दोनों में से एक को किसी को जीरो बनाओ। अब अगर आपको ये वाले को जीरो बनाना है तो x का वैल्यू कितना पुट करोगे? x का वैल्यू पुट करोगे +1। तो यहां पे लिखते हैं पुट x +1। तो यहां पर आंसर आएगा 6 इंटू 1 6 माइनस 3। तो इसका मतलब आएगा 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a इंटू जीरो, ये पूरा गायब, तो इसको जीरो लिखने का सेंस नहीं है, छोड़ दो। ये हो जाएगा 1 -2 -1 दैट इज -b। तो b का वैल्यू आ गया बच्चों -3। तो यहां पर हमें क्या मिला है? यहां पर हमें मिलता है b का वैल्यू। तो अभी यहां a और b में b का वैल्यू मिल चुका है हमारे पास, b का वैल्यू आ गया है -3। ठीक है, अभी किसी का वैल्यू बचा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बचा है, अभी a का वैल्यू बचा है। अब a का वैल्यू चाहिए इसका, इसका वैल्यू अगर चाहिए तो बगल वाले को जीरो बना दो। बगल वाले को जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? x का वैल्यू कितना लेंगे? लेंगे हम लोग 2। तो इस बार लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2। यहां पर आप लिखोगे पुट x इक्वल्स टू, पुट x इक्वल्स टू 2। तो यहां पर 2 रखते हैं, तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 3 आ गया 15। तो 15 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा a इंटू 1। आगे में क्या होगा? 2 माइनस 2, ये तो पूरा का पूरा 2 माइनस 2 क्या दे देगा अपने को? जीरो। जीरो लिखने का सेंस है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज a। तो गाइस a का वैल्यू बहुत ज्यादा आ गया। ओ माय गॉड, सही है। 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, ओ 6 दूनी 12, 12 में से -3 करेंगे बच्चों, यहाँ 9 आएगा। दिस इज 9। तो a का वैल्यू हमें मिल रहा है बच्चों यहाँ पे 9। तो क्या हमें जो वैल्यू चाहिए थे, क्या हमें जो वैल्यू चाहिए था, हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया? हाँ जी बिल्कुल। तो अब हम लोग I1 को सॉल्व कर रहे हैं। I1 के बारे में बात करें, I1 इज इक्वल्स टू, I1 इज इक्वल्स टू, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना a प्लस बी, क्या हम I1 पर अब हम लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं? I1 जो हम यहाँ हमारा यहाँ पे ये चल रहा था, इसकी जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए लिखिए, दिस इज a का वैल्यू है 9/x-2, b का वैल्यू आया है -3/x-1। दिस इज dx। बच्चों 9 को बाहर निकालो और इनको अलग अलग कर दीजिए। दिस इज 1 माइनस x1। तो यहां से वैल्यू आएगा 9 log x का, 1/x का फॉर्मेट है। यहां से वैल्यू आएगा माइनस दिस x-1 का फॉर्मेट। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू हमारे पास 1/x सेम फॉर्मेट है लॉग का। अच्छा, इसमें दिमाग कभी लगाना ही नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर अपने पास x का पावर 1 आ रहा है तो हमेशा आंसर आपको लॉग में मिलेगा। तो यहां पर बच्चों आपने I1 का वैल्यू निकाला है। अब ऊपर में हमारा जो I1 हमने छोड़ रखा था उसको हम लोग अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास I1 का वैल्यू आ चुका है। अब आप डायरेक्टली I1 का वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? 2x प्लस ये जो I1 आपने निकाला है 9 log x-2 -3 log x-1, ये यहाँ पे जाके अपने को वैल्यू देगा किसका? जो इंटीग्रेशन हमें करने बोला गया था। इंपॉर्टेंट बस ये है, इस मेथड में एक चीज कॉमन, एक चीज थोड़ा सा नया है क्या, और मेरे से गलती हो गई बच्चों, मैंने सब टफ क्वेश्चन रख लिया है, आसान क्वेश्चन गलती से रखा नहीं। मैंने कुछ और रखा था, कुछ और आ गया है गलती से, सब क्वेश्चन बवाली आ गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा ओवर होता है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखिएगा। यहां पर ऊपर वाले का जो पावर है, ऊपर वाले का पावर 3, नीचे वाले का पावर कितना आएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो नीचे वाले का पावर बन जाएगा 4। मतलब डिनोमिनेटर का यहाँ पे जो पावर बनेगा हमारे पास, डिनोमिनेटर का पावर जो क्रिएट होके आएगा वो आ जाएगा 4 का। तो जब 4 आ जाएगा हमारे पास, तो ये रैशनल फंक्शन है प्रॉपर वाला कि इम्प्रॉपर वाला? बताओ,
ये जब ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर, ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर आ रहा है 3, नीचे वाले का हाईएस्ट पावर जब ये वाला और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर बच्चों नीचे का आएगा 4। तो क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो पावर है वो बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से? हाँ जी। तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे? एकदम प्योर तरीका है सॉल्व करने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज बाय यूजिंग द रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। चलो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये लिखेंगे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज एक्स माइनस 3। ठीक है, ये क्या कवर हो? ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। आगे में बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तुम फैक्टर बना सकते हो? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो आप इसको यहाँ पर एज इट इज छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पे एज इट इज छोड़। चलो जी, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर बन रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। एक है x प्लस 3, एक्स माइनस 3 और तीसरा है एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो है ये वाला, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अपने को यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। चलो कैसे होगा? यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस 3 प्लस बी बाई एक्स माइनस 3 प्लस, पहले नीचे वाला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर अपने को नीचे में, ध्यान से देखिएगा, अगर अपने को यहाँ पे नीचे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्वॉल्व हुआ है तो ऊपर में c लिखोगे अगर तो गलत हो जाएगा, अपने को सी एक्स प्लस डी लिखना पड़ेगा। अपने को सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर में अगर c लिख देंगे, अगर नीचे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लास्ट वाला फॉर्म जो हमने पढ़ा था ना, पांचवा फॉर्मेट में जो लास्ट वाला फॉर्मेट है ये है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ c लिखोगे तो गलत है, तो अपने को सी एक्स प्लस डी लिखना पड़ेगा। बस यही है यहाँ पे चेंज, बाकी पूरा मेथड वैसे ही रहेगा जो हमने इसके पहले वाले लगाया था। अब इसको आप जल्दी से यहाँ पर एलसीएम फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में बस एक ही चीज होता है भाई, इसका ना आंसर थोड़ा लंबा आता है यार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका इसका सिंपल है, बस आंसर इसके लंबे आते हैं। चलिए आंसर निकालते हैं अब इसका। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 5x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास आ गया है बहुत सारा चीज, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो अभी यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम का तरीका, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी के साथ आते हैं, तो एक्स माइनस 3 है, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी के साथ आते हैं, ओ सी नहीं है, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी के साथ में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ये जो एलसीएम आप लेते हैं, इस एलसीएम लेने के तरीके में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एलसीएम का ध्यान देना है बच्चों। यहाँ गलती की है तो अपने गए, पूरा गए। चलो एक एक करके सबको डिलीट करते हैं, ये वाला पूरा उड़ गया। एक एक करके पुट करो, धीरे धीरे सबको जीरो बनाओ। पुट x इक्वल्स टू 3, पहले x इक्वल्स टू 3 रखते हैं, तो पहले ही देख लो कौन कौन सा उड़ जाएगा। ये हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 ये हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 और ये वाला पूरा पार्ट 0। तो हमें वैल्यू किसका मिल जाएगा दोस्तों? हमें वैल्यू मिल जाएगा b का। तो चलो b का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 रखा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 5 3 15, LHS RHS में ये गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है, ये दोनों उड़ गया है। तो यहाँ पे b के साथ वैल्यू बनेगा हमारे पास 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 इंटू 10। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिला 12 इज इक्वल्स टू b इंटू 16। तो यहाँ पे बच्चों b का वैल्यू मिला है 1/5। b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आया है? 1/5 का। ठीक है, चलो b मिल गया। अब आगे आगे निकालते हैं। x 3 रखा था, इस बार x को -3 रख के देखते हैं। तो -3 में क्या क्या उड़ेगा? -3 प्लस 3 ये यहाँ पे 0, मतलब ये b का पार्ट पूरा उड़ जाएगा। यहाँ पे -3 प्लस 3 ये भी 0, तो ये वाला पार्ट भी पूरा उड़ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हम लोग को यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, तो इसको आप जाने देंगे। चलिए जी, इसको हम लोग जाने देते हैं। पुट
x इक्वल्स टू -3। तो -3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा -27, -27 इंटू -5 इंटू 3, तो ये होगा 5 3 15 माइनस में, तो ये हो जाएगा +15। दिस इज +15 इक्वल्स टू, इधर आते हैं, आपने -3 रखा है तो यहाँ पर आएगा अपने को a इंटू -6, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 1 दिस इज 10, बाकी सब है जीरो, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, -3 ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो अपने को उसको लिखने का जरूरत नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा गाइस कि जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वही बस लंबा है, मेथड है थोड़ा लंबा सा और कुछ नहीं है बच्चों, बाकी आसान है, उतना बियर करना पड़ेगा अपन को। चलिए, तो यहाँ पर अपने पास इधर है पूरा जीरो जीरो, तो इसको हटाओ, तो यहाँ पर अपने को ए का वैल्यू मिलने वाला है दोस्तों, तो दिस इज -12, दिस इज -12 इक्वल्स टू a इंटू -60। ओहो, तो यहाँ पर भी a का वैल्यू कितना मिलेगा, ओ माय गॉड, ये भी 1/5 आ गया, तो a का वैल्यू भी अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपने को यहाँ पे मिल रहा है 1/5। बोलिए यहाँ तक ओके है, यहाँ तक ओके है, दोनों का दोनों वैल्यू आ गया इक्वल्स टू दिस। चलो, यहां तक आ गया, इसका ए और बी का वैल्यू मिल गया हमें। अब हमें चाहिए बच्चों किसका वैल्यू, हमें चाहिए यहाँ पे सी का वैल्यू और डी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालने के लिए ना हमारे पास ये वाला जो तरीका था, ये जो मेथड हम लोग फॉलो करते आ रहे थे जिसमें बाकी सारी चीजें जीरो जीरो हो जाती है, वो तरीका इस केस में अप्लाई नहीं हो पाता। क्यों, अपन कुछ भी कर ले, हम लोग बच्चों कुछ भी कर ले, ध्यान से देखिए यहाँ पे, आप कुछ भी कर लेंगे, आप क्या इस पूरे का वैल्यू को जीरो कर पाओगे, आप इसके वैल्यू को जीरो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। पता है क्यों, इसका वैल्यू जीरो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहां पर ना x² + 1 लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर आपने यहाँ पे -3 पुट किया, इसको -3 यहाँ पे पुट कर दिया, x की जगह पे -3, तो यहाँ भी बेटा -3 पुट हो जाएगा, देख रहे हो, ध्यान से इसी चीज को समझना बस। यहां अगर -3 पुट हुआ तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ यहां भी -3 पुट होगा बेटा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग ऐसे केस में फंस जाए कि आप उसको जीरो नहीं बना सकते हो किसी एक पार्ट को, तब हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, कोफिशिएंट को इक्वेट कैसे किया जाता है। आप यहां पर ना पकड़ के रखेंगे, देखो यहां पर अपने पास है सी एक्स, यहां ये सी एक्स मल्टीप्लाई होगा आगे के एक्स से, यहां पे मल्टीप्लाई होगा आगे के एक्स से, ठीक। तो सी एक्स जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो अपने को आंसर क्या देगा, सी एक्स इंटू एक्स, तो वो बनेगा सी एक्स का क्यूब। क्या आंसर देगा, सी एक्स इंटू एक्स, तो वो बनेगा सी एक्स का क्यूब। तो यहां पर जब क्यूब मिल रहा है अपने को, आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट तभी करते हैं जब हमारा ये वाला मेथड, ये जो मेथड है जो कि ज्यादा आसान है, ये फेल कर जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो चलो यहां पर कोफिशिएंट को इक्वेट करके देखते हैं। इस साइड में क्यूब है और यहाँ पे क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो बेटा क्या है, कोफिशिएंट है 1। तो लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आओ, एल हमारे पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 1। इधर आते हैं, देखो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट बनेगा, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक क्यूब बनता, तो ये यहाँ पे आता ए एक्स क्यूब, ठीक है। यहां पर आ जाओ, यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्यूब बनता, तो ये बन जाता प्लस बी एक्स का क्यूब। और यहां पर आते हैं, सी एक्स है, एक्स है, एक्स है, तो ये भी बनता बच्चों सी एक्स का क्यूब, दैट इज सी एक्स का क्यूब। अब एक्स क्यूब को ले लो बेटा कॉमन, इन तीनों में से एक्स क्यूब को आप ले लीजिए कॉमन। अगर आपने इसको एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब, ठीक है। एलएचएस में हमारे पास यहाँ एक्स क्यूब है, तो चलो ऐसे करके रखते हैं एक्स क्यूब। अब ये जो कंपैरिजन का पॉइंट है, किसको कंपेयर कर रहे हो, कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हो, इसी से इसका आंसर निकलता है। दैट मींस एक्स क्यूब दोनों जगह है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 = ए प्लस बी प्लस सी।
तो बता यहाँ से सी का वैल्यू क्या अपने को मिल जाएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बी का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू आपको पता है, तो जब ए और बी का वैल्यू पता है तो क्या हम सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर मेथड बहुत लंबा है बेटा, और कोई उपाय नहीं है, इसके आंसर थोड़े लंबे होते हैं बट उतना टफ नहीं होता आंसर। तो c इज इक्वल्स टू 1 - 1/5 -1/5, आंसर इसका आएगा निकल के 5 - 1, दैट इज 3/5। वैल्यू हमारे c का किसका मिलेगा? c का वैल्यू मिलेगा हमें 3/5। ठीक है, यहां से हमें c का वैल्यू मिल गया है। अब हमारे पास एक वैल्यू बच रहा है, वो क्या चीज का वैल्यू है? d का। अब तेरे को d चाहिए, d को भी इक्वेट करना पड़ेगा दोस्तों। d को इक्वेट करने का ऑप्शंस बहुत सारा है, हम लोग फिलहाल यहाँ पे स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो एलएचएस में क्या कहीं भी एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो हम लोग अपने मन से लिख देंगे 0 × x² है। जब नहीं होगा कुछ भी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अपने मन से? 0 × x²। चलो यहाँ पे लिख दिया। आरएचएस में आते हैं, देखो कहाँ कहाँ स्क्वायर दिख रहा है अपने। तो एक स्क्वायर दिख रहा है अपने को यहाँ पे, यहाँ पर दिख रहा है x² बनेगा, और कहीं पे चांस है क्या ये भी x है ये भी x है? नहीं, बस एक ही जगह बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे -3ax²। यहाँ पे क्या बनेगा? -3a एक्स का स्क्वायर। ठीक है, x² इंटू दिस, और आगे में a भी मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बनेगा x² और 3, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, आगे b भी है तो बनेगा +3bx²। आगे आते हैं, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, हाँ जी बिल्कुल बनेगा, x इंटू एक्स, तो ये होगा x² इंटू डी प्लस डी का x²। अब मेरा सजेशन आपके लिए पता क्या, कि एक बार पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन को और ज्यादा प्रैक्टिस करना, 2-4 क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन बच्चों लंबा होता है और कुछ नहीं होता, बट सॉल्यूशन इसका लंबा आ जाता है। थोड़ा 2-4 क्वेश्चन आप और जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बेटर ग्रिप मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन में। आ जाओ जी, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आ गया 0, चलो कंपेयर करते हैं अभी कोएफिशिएंट को। दिस इज एक्स का स्क्वायर, आजा कंपेयर करो, लिखो। यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 × x² -3a +3b +d, और ये हमारे पास यहाँ पे x²। तो x² गया, 0 इज इक्वल्स टू -3a +3b इक्वल्स प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस d। चलो बच्चों, d का वैल्यू हमें मिल गया है। d का वैल्यू क्या है? -3 आके इधर +3a -3b। बता a का वैल्यू कितना आया था? 1/5। b का वैल्यू आया था 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 -3। ओहो, d का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? d का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया है इस बार 0। अब ये 0 आया तो तुम्हारे को सारा वैल्यू ए बी सी डी जो भी तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है। जैसा तुमने ये काम कर दिया, अब तुम्हारा क्वेश्चन है खत्म। अब तुम्हारा क्वेश्चन है खत्म। इंटीग्रेशन पे आते हैं हम लोग वापस। इंटीग्रेशन अपने को क्वेश्चन में दिया था x³ - 5x डिवाइडेड बाई x + 3 x - 3 एंड लास्ट में है x² + 1 dx। क्या तुम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो अब a + b + दिस के फॉर्मेट में? बिल्कुल। तो आप लिखेंगे 1/5 x + 3 प्लस 1/5 x - 3 प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आया हमारे पास? c का वैल्यू आया 3/5, तो 3/5x, और d का वैल्यू आया 0, तो d का वैल्यू आया है 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको हटाते। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगा कितना है? x² + 1, और ये आ गया dx। चलो जी, अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए। हाँ, ये थोड़ा गलती से मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन रख लिया भाई, टेंशन मत ले, इतना टफ नहीं आता है, इतना टफ नहीं आता है, बट चलो रखा गया तो रखा गया, क्या दिक्कत है, हम लोग सब बना लेंगे, टफ है तो भी बना लेंगे। चलो भाई, अब इस पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे इनको आप अलग अलग कर लीजिए। दिस इज 1/5 1/x + 3 dx, यहाँ पे आएगा 1/5 इंटीग्रेशन 1 - 1 डिवाइडेड बाई दिस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3/5 इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई x² + 1 dx।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है कि जब आप ये वाले केस में आएंगे ना, बाइनोमियल वाला केस, इनफैक्ट अगर आपके क्वेश्चन में आ गया, हालांकि हमने सबसे टफेस्ट केस उठा लिया है, अगर ये केस आपके पास आ जाए क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व तो तुम तुरंत कर लोगे लॉग के फॉर्मेट में, इसको भी सॉल्व कर लोगे लॉग के फॉर्मेट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कहाँ पर ध्यान देना है, ये वाले केस में, ये वाले केस में ना, यहाँ पर बच्चों एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अपने को एक काम करना है, हम लोग एक बात जानते हैं, अगर हम लोग इसको एफ एक्स माने, अगर हम लोग इसको एफ एक्स मानते हैं ऐसे करके, इसको अगर हम लोग एफ एक्स मानते हैं, इसका इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 2x। आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे 2x मौजूद है, तो आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन यहाँ पर x मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे x मौजूद है, तो क्या हम लोग वहां पे उसको 2x के फॉर्म में बना सकते हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिवाइड भी कर दो। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, डिवाइड करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो आगे आपने यहाँ पे 2 डिवाइड भी कर दिया, ऊपर में मल्टीप्लाई करके उसको अंदर भेज दिया, तो क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2x चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि f डैश एक्स अगर हम लोग नीचे वाले को मानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, 2x ऊपर में मौजूद है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ये शॉर्टकट में कन्वर्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पर हम लोग अभी क्या लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट उसको पूरा लंबा सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर दिखाओगे तो तुम्हारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको शॉर्ट करने के लिए आपको ये स्टेप कर लेना है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक्स है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, ये इस फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही इस फॉर्मेट में ये क्रिएट हुआ, जैसे ही इस फॉर्मेट में क्रिएट हुआ, आप अब आंसर तुरंत निकाल पाओगे। चलो अब हम लोग इसको क्या लिखे, दिस इज 1/5 एक्स प्लस 3, दिस इज 1/5 एक्स माइनस 3, यहां पर ये आ गया 3/10 हो जाएगा, 3/10 इंटीग्रेशन 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो भैया, अब तुरंत इसका आंसर आप निकाल सकते हो, 1/5, यह आंसर देगा log x प्लस 3, यहाँ पे आएगा प्लस 1/5 log x माइनस 3, यहाँ पे आएगा प्लस 3/10, ये भी बच्चों log एक्स स्क्वायर प्लस 1 देगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लास्ट में लिखेंगे हम लोग प्लस सी। ठीक है सर, ये कैसे हुआ, हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में जब पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक मेथड पढ़ा था, जहां पर आपको पता है कि अगर अपने को इंटीग्रेशन में नीचे में फंक्शन है बच्चों एफ एक्स, ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है एफ डैश एक्स, क्या ये शॉर्टकट इस तरीका का पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ पे पढ़ा था, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, क्या ऐसा शॉर्टकट पढ़ा था, हाँ जी। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, डायरेक्ट आंसर होता है log एफ एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, log एफ एक्स। कहाँ है ये बेटा, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड का शॉर्टकट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बस इसी को यूज करके आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, ये है तुम्हारा नीचे वाला फंक्शन एफ एक्स, ये है तुम्हारा एफ एक्स, और इसका एफ डैश एक्स ऊपर में मौजूद है यहाँ पे 2x, बस उसी को आप फॉर्मूला को यूज कर रहे हो और डायरेक्टली आप उसका आंसर निकाल सकते हो, और वही आपने यहाँ पे किया है। वी आर यूजिंग द शॉर्टकट ऑफ व्हाट, द शॉर्टकट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, बस ये आ रहा आपका आंसर, और यहां पर आप आंसर छोड़ सकते हो। इसका एक स्टेप आगे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, यहां पर है बच्चों log समथिंग, यहां पर आप एक बार इसको कॉमन लेके देखो, ये आंसर बिल्कुल सही है, आप चाहो यहां छोड़ दो, बट आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहिए। यहाँ पे log 1/5 कॉमन लोगे तो देखो ये क्या दिखेगा, log x प्लस 3, आगे में आएगा प्लस log x माइनस 3। अब बच्चा बच्चा एक बात जानता है, क्या जानता है, log m प्लस log n अगर करते हैं, अगर अच्छा आगे में ये भी लिख देते हैं 3/10 log x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, यहां पर हमने ना मॉडुलस नहीं लगाया है, यहां पर इस पॉइंट पे हम लोगों ने मॉडुलस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया बच्चों, मॉडुलस तब लगाते हैं जब हमें यहाँ पे डाउट हो कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। यहां पर बेटा नंबर आ रहा है एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर तुम करोगे वो हमेशा प्लस का साइन देगा, और प्लस के साइन में +1 करोगे तो 100% ये ओवरऑल रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ओवरऑल हमेशा ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहां से मॉड हटाया है। ठीक है, तो आप यहां पर अगर आप पूछना चाहो सर ये मॉड क्यों नहीं है, क्योंकि मॉड यहां पर 100% श्योर है ये पॉजिटिव नंबर है भाई, एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर का एक स्क्वायर निकालोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर में +1 ऐड किया वो भी पॉजिटिव, तो सब कुछ पॉजिटिव, इसलिए तुम हटा सकते हो, वहां पे हटा दिया। अब यहां पर सर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लॉग का, log m
प्लस लॉग एन। बच्चा बच्चा जानता है इसका इंडाइसेस हमने पढ़ा था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये क्या बन जाते हैं बच्चों, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn। तो तुम अपना स्टेप बचाने के लिए इसी स्टेप में इन दोनों को एक ही साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आपको आंसर देगा x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। बच्चों ये आपको आंसर देगा ये। यहां पर हम लोग श्योर नहीं है, यहां पर हम लोग श्योर नहीं कि पॉजिटिव नंबर, क्यों, एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव तो होता है, लेकिन आगे में बच्चों -9 +9 होता तो 100% ये पॉजिटिव नंबर, -9 है तो श्योर नहीं है, मॉडस लगा के छोड़ेंगे। और यहां पर हमारा ये आंसर जो होता है बच्चों, ये आंसर होता है यहाँ पे खत्म। बस ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन था, हमने लंबा क्वेश्चन किया है क्योंकि इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको जो पढ़ना है वो सारा एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया। इतना टफ क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे क्या बोर्ड में आएगा, नहीं, बट जो कॉन्सेप्ट था ना वो बाइनोमियल वाला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्वेश्चन मुझे कराना था, ये लॉग वॉग सब दिखाना था, सब एक ही में समाप्त हो गया है। थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन था, बट बोलो समझ में आया कि नहीं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और कुछ नहीं। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमारा जो एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चों ये आपको नहीं पढ़ना है। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्या है, वो है हमारे पास बाई पार्ट्स का क्वेश्चन। बाई पार्ट्स बेटा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इजी फॉर्म, और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत इजी पार्ट आता है, और इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है एक्सपोनेंट वाला, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। अभी देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जब दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाए, वो अलग अलग फंक्शन कौन से हैं, एक बोलोगे, दूसरे को बोलोगे gx। जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं और अगर उसका इंटीग्रेशन आपको करने बोल दिया जाए, इसको आप डायरेक्टली बोल लो, जो आप हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं ना डिफरेंशिएशन में, जब दो अलग अलग u इंटू वी का केस पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में, आप उसको प्रोडक्ट रूल बोलते थे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में लोग उसको प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते, बाई पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। दोस्तों इसको हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग फर्स्ट फंक्शन को u बोलें और सेकंड वाले फंक्शन को v बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई किया है, u v रूल जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको एफ एक्स जी हटा के इसको हम लोग u इंटू वी के टर्म्स में सीखते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। चलो, अगर आपको बोल दिया जाए दो अलग अलग फंक्शन है u इंटू वी, इसको आपको करना है इंटीग्रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सबसे पहले पहला वाला फंक्शन u को छोड़ दोगे, मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज v। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला वाला फंक्शन है, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर इस फर्स्ट और सेकंड में ना पूरा दायरा मेंटेन करके चलना है हमें, फर्स्ट और सेकंड का रूल भी होता है, वो रूल सीखेंगे अभी हम लोग। तो जो फर्स्ट है उसको तुम छोड़ोगे, सेकंड वाले को करोगे इंटीग्रेट, फिर यहाँ पर लिखोगे माइनस, फिर लिखेंगे बड़ा सा इंटीग्रेशन, अंदर में करेंगे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट। यहाँ पर किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम, u को डिफरेंशिएट कर रहे हो। u यहाँ पे क्या है हमारे लिए, u है हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, तो आपने u को डिफरेंशिएट किया है। सर ये फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसका एक रूल, अभी उस रूल को भी पढ़ेंगे, ध्यान से बने रहो। फिर करेंगे मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब जब ये दोनों के दोनों आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा जो रिजल्ट निकलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से करोगे इंटीग्रेट इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर। ऐसा करके सॉल्व करने पर अपने को मिलता है, जिसको आप डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल बोलते हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसको बच्चों बाई पार्ट्स बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट फंक्शन लेने का एक रूल है, वो रूल क्या है, आई लेट। हमारे पास एक रूल है, वो रूल क्या है, वो रूल है आई लेट, जहां पे तुम्हारे लिए आई इररिलेवेंट है, क्योंकि आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, तो आई छोड़ दोगे। एल होता है बच्चों लोगैरिथम्स, एल होता है हमारे पास लोगैरिथम्स, ए होता है अलजेब्रा, ठीक है। टी तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, इसका मतलब
इसका मतलब जब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर लोगारिथम इन्वॉल्व है तो इसी ऑर्डर में पहला फंक्शन लोगारिथम होगा, अगर लोगारिथम नहीं है तो फिर उसके बाद पहला फंक्शन अलजेब्रा होगा और फिर दूसरा फंक्शन ये होगा। आपको इस ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड और थर्ड फंक्शन को डिसाइड करना होता है, ये फॉर्मूला लगता है और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान से आते हैं। आओ देखो यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चन है, दोनों बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले वाले को उठाते हैं हम लोग, ये वाले पार्ट को इसको लेते हैं। देखो, फर्स्ट वन सेज इंटीग्रेट x इंटू दिस, x इंटू ई एक्स। बताओ भैया, आईलेट लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा? तो आई तो होता नहीं, लेट में लोगारिदम, क्या यहाँ लोगारिदम है? नहीं है। उसके बाद क्या आता? अलजेब्रा, हाँ जी अलजेब्रा है, x अलजेब्रा है बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? ये बना मेरा फर्स्ट फंक्शन। तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंट हमेशा सेकंड फंक्शन ही रहेगा, क्योंकि आइलेट में हमेशा ई जो है वो लास्ट में आता है, ठीक है। तो वो बन गया सेकंड। चलो भैया इसको करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ोगे, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर करेंगे बड़ा सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चल रहा है? फर्स्ट फंक्शन है एक्स, तो एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया, इस ओवरऑल रिजल्ट को अपन करते हैं इंटीग्रेट। बस यही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम लगाते हो बाई पार्ट्स का। बाई पार्ट्स में क्वेश्चन बच्चों आसानी आया, अभी तो आसानी आएगा। पार्शियल में मैंने गलती से थोड़ा टफ क्वेश्चन रखा है, बट उससे तुम सब सीख चुके हो, उसको सीख गए हो। पार्शियल सॉल्व करना आता है, समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। बाई पार्ट्स में लेकिन इजी क्वेश्चन आए हैं तो ज्यादा डरिएगा मत। आगे आओ, यहाँ पे आते हैं x इक्वल्स टू, बताओ e टू द पावर x का आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है। बच्चा बच्चा जानता है इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर dx, x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, वो होता है e टू द पावर x। 1 इंटू ई टू द पावर x, एक ही बार लिखो बच्चों। 1 इंटू ई टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x, फिर आ गया dx। लो जी, सॉल्व कर देंगे जैसे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, ये अपने को मिलता है e टू दी पावर x। आंसर आ गया बच्चों। तसल्ली के लिए e x को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आंसर प्लस सी लिख देना, यहाँ भी प्लस सी लिख देना। तो अपने को जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अपने को जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका इंटीग्रेशन क्या है? बाय यूजिंग पार्शियल, सॉरी, बाई पार्ट्स वाला फंक्शन आपने इसको निकाला। और ये सबसे आसान इंटीग्रेशन होता है बाई पार्ट्स का। आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। फॉर्मूला अगर आपको आता है, सबसे आसान इंटीग्रेशन बच्चों बाई पार्ट्स का होता है। ठीक है, जल्दी से डन लिखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है x का आपको इंटीग्रेशन निकाल के बताना है। तो नेक्स्ट वन इज सेकंड वाला, दिस वन। क्या यहाँ पर x और log x दोनों अलग अलग फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है। चलिए इसी में निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x log x। बताओ भाई पहला फंक्शन किसको मानोगे? तो x log x, आई लेट पे रेफर करते हैं। आई तो हमें लेना देना नहीं, लेट में l आता है, लोगारिथमिक आता है। ओहो, log आ गया, तो log हमारा फर्स्ट फंक्शन है इस बार, सेकंड फंक्शन है हमारे पास इस बार x। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x। इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा आपको, उसको फिर से करोगे इंटीग्रेट। इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा, इसको अपन फिर से करेंगे बच्चों इंटीग्रेट। तो यहां पर इसको फिर से करेंगे इंटीग्रेट, ऐसा करके वैल्यू निकाला। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा लग चुका है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। log x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, इन दोनों को करना है आपने मल्टीप्लाई। क्या कुछ कैंसिल आउट होगा? क्या इन दोनों में कुछ कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, x और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर देगा आपको ये। यहाँ पे आ गया है रिजल्ट log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर निकालो, यहाँ पे बचा x। चलो जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर अपने पास है x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2
और एक टू आगे में ऑलरेडी मौजूद है, तो अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस लिखोगे सी। और ये जो आंसर है बच्चों बाई पार्ट्स के हिसाब से, वो आंसर हमारा आके ख़त्म हो गया है। बाई पार्ट्स हमेशा आसान है, बशर्ते आपको बस ये आप पता होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेते कैसे हैं, हाईलाइट का रूल पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब निकाल लोगे, आपको बाई पार्ट्स में कभी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा। चलो लिखो इसको जल्दी से, डन, फिर चलते हैं अपन आगे। ओके चलो, अब देखो बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चंस अपने पास आसान रहेंगे, लेकिन एक उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन का आता है, वो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है सबसे फेवरेट सबसे आसान। इसके क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर में भी बहुत बार दिखेगा बच्चों। ये है वो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या देखिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, अपने को ना दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स, और ये फॉर्मेट को पूरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अभी तक आपने जितना पढ़ा है, सबसे आसान है इसके फॉर्मेट को पहचानना। आपको एक्सपोनेंट ई टू द पावर एक्स दिया रहेगा, बगल में ब्रैकेट रहेगा बड़ा सा, और ब्रैकेट के अंदर एक रहेगा फंक्शन एफ एक्स और एक रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मेट को आपको पहचानने आना चाहिए। क्या फॉर्मेट है बच्चों, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, उसके अंदर में ब्रैकेट में दो फंक्शन को प्लस कर रहे हैं, एक है ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स और एक उसी का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, ये मौजूद है। अगर ऐसा आपको दिखे, ये पार्शियल बाई पार्ट्स का ही एक स्पेशल फॉर्मेट है बच्चों, इसको अलग से ट्रीट मत कीजिएगा, ये बाई पार्ट्स का ही एक स्पेशल फॉर्मेट है। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिखा, कोई ज़रूरी नहीं है उसको पूरा बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करने का, तुम डायरेक्टली इसको, इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स प्लस सी। प्लस सी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, और जैसे इनडेफिनेट खत्म होगा अगली क्लास में हम लोग डेफिनेट पढ़ेंगे। डेफिनेट बच्चों बहुत आसान आता है अगर तेरे को इनडेफिनेट समझ में आता है। बहुत बच्चे डरते हैं कि डेफिनेट डेफिनेट में क्या करेंगे। डेफिनेट में जो सबसे टफ पार्ट था वो कौन सा था पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, जो हट चुका है आपके सिलेबस में नहीं है। तो तुम्हारे लिए डेफिनेट इंटीग्रल ज़्यादा नहीं बचा भाई, आपने को यही बचा है जो आपने को सीखना है। ठीक है, तो ये है लास्ट पार्ट। ये फॉर्मेट आपको जैसे क्वेश्चन में दिखे, तुम डायरेक्टली ये पूरा फॉर्मूला, ये फॉर्म को आपको लिखना पड़ेगा, आंसर में प्रेजेंट कीजिएगा और डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी बहुत बार है, पीवाई क्यूज में भी आपको दिखेंगे। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखकर आप बताइए क्या उस फॉर्मेट में है कि नहीं। मैं डायरेक्टली अगर यहां पे ले लूं, ई टू द पावर एक्स है, यहां पर है log x प्लस 1/x ऐसे करके दिया हुआ है। अब बताओ, हम लोग ये बात जानते हैं, अगर हम लोग log x को fx बोल दें, अगर हम लोग log x को fx बोल दें, तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा क्या होता है 1/x, क्या उसके बगल में वही मौजूद है? क्या ये इस फॉर्मेट में मौजूद है कि नहीं मौजूद है? क्या ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिख रहा है कंप्लीट होते हुए? हाँ जी। अगर ये दिख रहा है बेटा, इसको सॉल्व करने का भी दरकार नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिखोगे ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स प्लस सी। बस आपको क्या करना है, बगल में इसका फॉर्म पूरा लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, उसमें ऐड किया हुआ है उसी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अगर अपने को ये इंटीग्रेट करने बोल दे तो इसका आंसर सिंपल होता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। बस ये फॉर्म आप यहाँ पे लिखे, ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ दिख रहा है ये लिखे, डायरेक्टली इसका आंसर, बस आपको ये पहचानना है ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म है कि नहीं। अगर आगे में e टू द पावर x दिया हुआ है, जनरली जनरली बोर्ड में आसान क्वेश्चन ही आया अभी तक, अगर ऐसा हुआ तो तुम इसका आंसर डायरेक्टली ये लिख के ये फॉर्मूला लिखो, खत्म करो, खत्म क्वेश्चन। ये सबसे आसान चीज है बाई पार्ट्स का, पूरे इंटीग्रेशन का सबसे आसान सबसे इजीएस्ट पार्ट है बच्चों ये। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? बताओ, बताओ मुझे, क्या ये फॉर्म सबसे आसान है? ठीक है, अब देखो बेटा, इसको समझने के लिए पता है तेरे को क्या स्ट्रांगली आना चाहिए, तेरे को स्ट्रांगली डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तुम इसको पकड़ ही नहीं पाओगे, फिर बोलोगे सर गए, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया पेपर में। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, अभी यहां पर आपको यहां पर फिर से एकदम वही फॉर्मेट दे रहा है, ई टू द पावर एक्स का केस है, अपने को यहां पर कुछ है, यहां पे कुछ है। अब एक बात जानते हो, अगर किसी को अच्छा से पता हो, याद हो, कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स निकालते हैं एक्स टू द पावर -1 का, इसका आंसर क्या आता था बच्चों? इसका आंसर आता था -1/x²। मैंने बहुत बार बोला इसको याद रखना है। यहां पर क्या तेरे को -1/x² दिख रहा है? हाँ जी, एक्स टू द पावर -1, एक्स टू द पावर -1 को, एक्स टू द पावर -1 को हम लोग 1/x बोल सकते हैं?
क्या हम लोग x टू द पावर -1 को हम लोग 1/x बोल सकते हैं? हाँ जी। तो 1/x का डिफरेंशिएशन ये क्या है, वही दिख रहा है? हाँ। इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग इसी चीज को अगर ऐसे लिख डालें, इसको चलो उधर ले जाते हैं अभी फिलहाल, इसको यहां रखते हैं। आ जाओ देखो, इसी फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे। इसी फंक्शन को जो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख रहे हैं ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x प्लस -1/x², है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। चलो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखे। अब कंपेयर कर ले भाई, अगर ये तेरा एफ एक्स है तो क्या इसके बगल में उसी का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स मौजूद है? अगर ये 1/x है, उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। हाँ जी, देखो वहां पे अभी हमने देखा 1/x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या ये वही फॉर्म है? क्या ये वही फॉर्म है? अगर ऐसा है तो डायरेक्टली ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स मतलब 1/x प्लस सी, एक बार में तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो बेटा हालत खराब हो जाएगी। इसको सॉल्व करने अगर चले गए, इसको अगर आप बाई पार्ट्स में घुस के सॉल्व करने, इतना बड़ा आंसर निकल के आएगा कि आपका टाइम पूरा खोटा होने वाला, पूरा बर्बाद कर लोगे। ये फॉर्मेट बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको समझना है। अच्छा, खास बात एक और ध्यान रखना, जब तुम इसका आंसर लिखोगे आपको वो पूरा फॉर्मूला जो यहाँ पर हमने ये लिखा था ना, ये वाला फॉर्मूला जो आपने लिखा है, इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से यहाँ पे लिख के दिखाना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए। इसको इसी शॉर्टकट में सॉल्व करना सीखो। एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा आंसर आएगा, परेशान हो जाओगे। बताइए, ये बात ओके है सबको? तो गाइस, हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल का सारा कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स था, फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, अपना बाई पार्ट, सब हमने खत्म कर लिया है। थोड़े बाई पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमने टफ चूज कर लिया, उतना एग्जाम में टफ आता नहीं, तुम बेसिक बेसिक सीख लो स्टार्टिंग का। हालांकि मैं तो कहूंगा कि 4-5 क्वेश्चन सारे फॉर्मेट का लगा ही लो एक बार, क्या पता क्या आ जाए, 3-4 नंबर में कुछ भी आ जाए। तो अच्छे से सारा इंडेफिनेट को खत्म करो। इंडेफिनेट सॉर्टेड है, डेफिनेट बहुत आसान है भाई, डेफिनेट में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। इनडेफिनेट में आपको सीखना होता है। डेफिनेट में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो कुछ नहीं बचा, जो है यहां तक है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व और कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, जिसका ज्यादा चांस है आपके पेपर में आने का, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ तक जो भी चीज़ पढ़ा है अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू सून। और